Hello, good morning, all of you, dear student and dear friends. आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो साइंस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका हमारे दैनिक जीवन पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर मैकेनिकल की दृष्टि से देखें, फिटर फिटर की दृष्टि से देखें और बोल सकते हैं साइंस की दृष्टि से देखें, तो हर जगह यह काम जरूर होता है और इस पे बहुत ही चर्चा की जाती है, जिसे हम बहुत ही बखूबी पढ़ेंगे और चमकदार लेक्चर होगा कि मजा आ जाएगा आपको इस लेक्चर में कि क्या है कहानी। कहानी शुरू होती है वहां से जब स्टार्ट होता है एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। वो धीरे धीरे घटना इतनी बढ़ जाती है कि विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद जब कुछ पता चलता है तो पता लगता है कि यह घटना क्या थी। तो मैं इस तरह की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही जीवन में होता है, आपके दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है और हमारे जो जनरली मशीन होती है उनके साथ भी यही होता है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम पढ़ने जा रहे हैं सरल प्रतिबल एवं विकृति। तो सरल प्रतिबल और विकृति के मीनिंग को आज अच्छे से समझ लीजिए। सरल प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उस वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, आप किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वस्तु भी उस बल को सहने के लिए ऊपर की तरफ या आरोपित बल के विरुद्ध में कार्य करता है। तो जो वो बल लगता है, जो आरोपित बल को हटाने के लिए कार्य करता है अपने ऊपर से, उसी बल को हम प्रतिबल के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर वो कहाँ पे लग रहा है, जितना उसका क्षेत्रफल होता है वो उतने क्षेत्रफल पे लगता है। मतलब बल, आरोपित बल कहाँ पर लग रहा है, कितना क्षेत्रफल है उस पर लगता है। तो प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल बराबर होता है पी बराबर एफ अपॉन ए। तो हमने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखा होगा। कभी अचानक से मशीन टूट जाती है, कोई अचानक से हम पेन का निप लेते हैं, देखिए मार्कर है, मैं इस पर लगा रहा हूँ, आरोपित बल लगा रहा हूँ, अब बल बढ़ाता चला जाऊँ तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये टूट जाएगा। तो जब तक ये बल सह रहा है तो जो बल इसको सहने के लिए क्षमता दे रहा है वही इसका प्रतिबल है। और जब ये टूट जाता है तो मतलब कि ये स्ट्रेस सहने की क्षमता खत्म हो गई इसके अंदर ना। प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस सहने की क्षमता जैसे ही खत्म होती है तुरंत ही ये वस्तु किसमें आ जाता है, विकृति हो गई, उसके में विकार आ गया, क्योंकि अब उसकी स्थिति चेंज इन जो विकृति है बदल जाती है। विकृति क्या होती है, विकृति में बदलाव आ गया, वो जैसी थी पहले ऐसी नहीं रही। तो क्या कहा जाता है कि विकृति बराबर क्या होता है कि आई हुई विकृति, ठीक है, जो विकृति हुई है माइनस उसका ओरिजिनल विकृति। ठीक है, पहले वस्तु कैसी थी और विकृति होने के बाद वस्तु कैसी हो जाती है, ये हमारी कहलाती है विकृति के बारे में। तो देखिएगा P बराबर एफ अपॉन ए, पी से प्रतिबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और एफ आरोपित बल है लगने वाले क्षेत्रफल पर ए पे। अच्छा, ई जो है, यहाँ पर ई स्ट्रेन है, विकृति है। जो विकृति जो है L2 माइनस L1 मान लेते एक क्षण है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L1 थी। अब हम उसके ऊपर जब विकृति लगाई तो वो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो वो L2 या L1 हो गया। तो अब उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी आ गई, तो वो जब स्ट्रेस के बाद जब उसके विकार में आया, चेंज हो गया, तो चेंज इन विकृति, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं इसको। चेंज इन लेंथ, लंबाई में आई वृद्धि या कमी, अपॉन प्रारंभिक लंबाई, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा।
ठीक है, मजा ना आया पैसे वापस बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कितने बखूबी से स्ट्रेस इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब दैनिक जीवन में देखो कितनी वस्तुएं हैं जो स्ट्रेस को सह सकती हैं। देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में ही सबसे पहले ले लो, मान लीजिए कभी आपके साथ क्या होता है, आपके मसल्स हैं काम करते रहते हैं और अचानक कभी आपकी हड्डी पे स्ट्रेस दिया आपने तो उंगली चिटकी, मान लीजिए चिटक गई, तो चिटकने पे तो आवाज आ गई, तो ये तो स्ट्रेस अभी बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन एक समय और अगर आपने कैसे भी अगर हुआ तो वो आपके विकार को उसको बदल देगा, तो उंगली आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो वो फ्रैक्चर होना ही विकृति कहलाती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब उसमें चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ कमी हुई या वृद्धि हुई वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपके पास जग है, जग को आपने मार के फोड़ना चालू कर दिया तो जग की लंबाई में वृद्धि हो गई ना। अब पहले तो लंबाई छोटी थी, अब फुल बड़ी हो गई। तो आपका ये विकृति क्या है, विकृति हमारे जीवन में भी है। अब मेरे जीवन में कैसे है, जैसे कि मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, बिल्कुल सही है ना। अब मैं सोचता हूँ, मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ लिखता हूँ पढ़ता लिखता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रेस हो गया, काम का बोझ बढ़ता गया। तो जब मेरे बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ता है, वैसे वैसे विकृति भी बढ़ती है। तो मतलब कि अब वो स्टेट आ जाता है, जब वो स्टेट पार हो जाता है तो आदमी कहता है दिस इज मेंटल ह्यूमन बॉडी, ये आदमी पागल हो गया है। ठीक है, मतलब कि उसकी ब्रेन का जो है, ब्रेन का सेटअप बढ़ते 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 एक ऐसा लेवल आ जाता है ब्रेन पर कि वो लेवल जो है एकदम चपक जाता है। समझ जाइए, वो लेवल जो है फ्रैक्चर हुआ, जैसे वो फ्रैक्चर हुआ तो वो मेंटल डिसऑर्डरनेस आ जाता है। इसे कहते हैं मेंटल डिसऑर्डरनेस। ये एक प्रकार की बीमारी है बेटा, कोई ये मजाक का कोई नहीं, खेल नहीं है कि पागलपन। उसे किसी ना किसी से तनाव हुआ, ठीक है, और उसका तनाव उसके ब्रेन को इतना हार्ड किया कि उसके ब्रेन ने उसको सह नहीं सका। जब सह नहीं सकता है, जितने देर रहा वो प्रतिबल हुआ, स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब वो फूट गया तो वो स्ट्रेन बन गया। तो अब जब तक वो फैलता है, स्ट्रेन लेता है, तो वो उसकी क्वालिटी को बताता है कि एक मटेरियल है, खींचते चले जाएं तो उसका फिर अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। लेकिन अब अगर वो खींचते चले जाएं और खींचते जाके वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो मटेरियल जब ब्रेक ही हो गया तो उसमें रहा क्या, कोई चीज़ रहा ही नहीं, मटेरियल तो टूट गया है। तो उसको नथिंग इन अ मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को बहुत ही बारीकी से लेना है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हम मशीनों से खेलने जा रहे हैं। अब हमारा एडमिशन ही जब फिटर में हो गया है तो आपके पास जॉब मिलेंगे, जॉब जो आएंगे आप उसको सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जो भी बच्चा होगा, चाहे वो बीटेक कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स से काम कर रहा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एवरी टॉपिक विल बी कंटेन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट इज नॉट will be have not ignore the stress and strain। कोई भी चीज नहीं बचा, मेडिकल से लेकर, मेडिकल स्टोर से भी लेके आप आ जाए मेडिसिन डिपार्टमेंट टू, और हमारे मैकेनिकल से अब देखिए गाड़ियां हैं, गाड़ियां पे भी लिखा रहता है कि इससे स्पीड ज़्यादा नहीं सह सकती है, इंजन ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर इससे ज़्यादा पिस्टन पे नहीं दे सकता है, कैस्ट्रोल पावर इतना ही डालना है, ठीक है, पेट्रोल टैंक है, टैंक ऑक्यूपाइड है एरिया, उसकी ग्रीसिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर ये होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेकिंग हो जाएगा। तो ओवरलोड, ओवर ब्रेकिंग, ये सब मशीन में प्रॉब्लम आते हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस करना रहता है, ठीक है, मेंटेनेंस हमें, और हम उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, नहीं तो मशीन में घिसावट आ रही, ठीक है, हम मशीनिंग कर रहे हैं तो ऑपरेशन करते समय हमको सावधानियां भी रखनी है कि इसके ऊपर स्ट्रेन ना हो, कि उसकी विकृति ना बदल जाए। अगर विकृति बदल गई तो वो टूट जाएगा और ब्लास्ट होगा तो आपको खतरा हो सकता है। तो आपको सेफ्टी ऑफ फैक्टर, एक शब्द आता है सेफ्टी ऑफ फैक्टर, पढ़ा जाएगा, इसी के अंदर ही है कि सेफ्टी ऑफ फैक्टर क्या होता है। इन्हीं सब से विकृति से बचने के लिए साइंटिस्टों ने सेफ्टी ऑफ फैक्टर निकाला है, जिसमें पांच पॉइंट मेन होते हैं, जिससे सेफ्टी ऑफ फैक्टर से हम बच सकते हैं। एक तो हमको डेटा पहले पर तो उसकी कैपेसिटी पता हो किसी चीज़ की,
उसके बाद उस पर पता होना चाहिए कि कितने लोड बियर कर सकता है, लोड बियरिंग क्षमता पता चले, ठीक है। क्वालिटी क्या है, क्या किस चीज़ का बना हुआ मटेरियल की क्वालिटी देखनी पड़ती है। तो एवरीथिंग बिलोंगिंग टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक तरह का प्रतिबल है जो हमें मदद देता है कि हम दूसरे काम को कर सके। लेकिन जब ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो ये विकृति बन जाती है जो चेंज हो जाता है। अब प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 प्रतिबल, उसको बोलते हैं तनाव। देखिए मैं खींच रहा हूँ ना, तनाव प्रतिबल खींचने पर, कि प्रतिबल जब बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो तनाव प्रतिबल कहा जाता है। कंप्रेसिव प्रतिबल, अंदर की तरफ जो धक्का दे रहे हैं, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स अंदर की तरफ लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो तनाव प्रतिबल पड़ा। दूसरा कंप्रेसिव को संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। और लास्ट पढ़ते हैं हम लोग, संपीड़न हो गया, तनाव हो गया। अब तीसरा बताइए, खुद बताइए आप, कर्तन प्रतिबल। एक क्लॉकवाइज और कैंची की तरह बेटा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं ये उंगली जा रहा है कैंची, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया, विकृति में स्ट्रेस में तीसरा पॉइंट हो गया। कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस इंग्लिश मीडियम। अच्छा बेटा, अब आ जाता है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहते थे, साइंटिस्ट हुक्स ने बताया कि प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। प्रतिबल P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विकृति E के। तो अगर हम E को हटा दें तो P बराबर E, कैपिटल E आ जाता है, जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो होता है प्रत्यास्था गुणांक E जो है रेशियो होता है प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात को, ठीक है। प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात को हम कहते हैं अपने साइंस के भाषा में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे ई से लिखे हैं, और ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। तो कैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या काम में करती है, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सभी मटेरियल का पता होना चाहिए कि हमारी मटेरियल की क्षमता क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टेंसाइल पावर कितनी है, ठीक है, कंप्रेसिव पावर कितनी है, ठीक है। अब उसकी रिजिडिटी कितनी है, कितने पे प्लास्टिसिटी हो जाएगा, टूट जाएगा मटेरियल, कितने पर, हर क्षमता जो नोट करके हम लिखते चले जाएं, ठीक है। तो ये कम से कम 10, 12, 15 कॉलम है, जिसको हम पढ़ लें तो वो पता चलता है कि ये हमारे मटेरियल को रखना है, उसके मद्देनजर रख के वो सीमाओं को लेके हमको चलना रहता है। लिमिटेशन कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन हमको लेना ही लेना है, ठीक है। अगर इनको लेके चलेंगे तो हमारी मशीनिंग पावर ज़्यादा रहेगी। जैसे कि अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी है मेरे पास खुद की, मेरी गाड़ी मैंने परचेस की, बिल्कुल। तो जब मैंने गाड़ी परचेस की तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5 सर्विस मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा, 1 ईयर के लिए 5 सर्विस वो फ्री दे रहे थे। तो मैंने कहा सर ये किस लिए दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये आपके गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है, कि गाड़ी आपकी 2 महीने पे सर्विस हो गई, फिर 3 महीने पे सर्विस हो रही है। वो बताते हैं कि 2 महीने 3 महीने से सर्विस से ही मतलब है, गाड़ी कितने किलोमीटर चलती भी है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह नहीं कि गाड़ी तो एक भी 3 महीने से घर पर रख ही लिए तो उस गाड़ी का कोई मेंटेनेंस नो, उसके हाँ काम करने वाले पुर्जे काम करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि मशीन है, मशीन कैन भी वाल्टी जंग भी लग सकता है, कोरिजन हो सकती है। तो वहाँ पे उन्होंने पीरियड बना दिया, बढ़िया सा मेरे को बुकलेट दिया। आप भी देखे होंगे, गाड़ी लिया होगा किसी ने, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी है, तो उनको कॉपी मिलती है, तो उसमें लिखा होता है कि दिस इज द टाइम ऑफ पीरियड, इतने पीरियड पे करा लीजिए, 3 महीने पे सर्विस कराइए, या 3 महीने पे नहीं कराते हैं तो सर्विस तो आप
500 किलोमीटर पे कराइए पहली सर्विस, फिर ऐसे बढ़ा देते हैं, आपको 2000 पे कराना है दूसरी सर्विस, फिर 5000 पे कराना है तीसरी सर्विस। इस तरह करके वो अपना रेशियो बना के बैठे रहते हैं। तो दिस इज अ पीरियड ऑफ गैप टू डिवाइड द मशीनिंग पावर ऑफ विजिबिलिटी बनी रहे, कि वो जो मशीन है जिसको समय समय पर जो हम खाना का पूर्ति दे रहे हैं उसको खुराक उसको बराबर पहुंचता रहे। अगर ये नहीं करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन किसे कहते हैं ये देख लो। ब्रेक डाउन यही फेलियर है, ठीक है। फेलियर जो चांस हो जाता है, आपने कुछ नहीं कराया, एक छर्रा सा अगर एक वाशर तक निकल गया ना, जिसे बोलते हैं छोटा सा वाशर ना, तो पूरी गाड़ी बेकार हो जाती है। बेटा आपके वो छोटा सा वाशर 1 रुपए का होगा, आप नहीं लगाओगे, लेकिन उस 1 रुपए के वाशर के चक्कर में आप जैसे छुच्छी होती है, छुच्छी सुना होगा, साइकिल में छुच्छी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आप पता नहीं इंग्लिश मीडियम में क्या बोलो उसे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मालूम है उसको खोल दो तो हवा निकल जाता है और उसमें छोटा सा वाल होता है। अगर वो छोटा सा वाल ना थोड़ा सा भी कटा हो ना तो मिनटों में टायर की हवा गुम हो जाती है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहां पर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके देखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कह रही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर नहीं रखा तो मशीन से लेकर ह्यूमन बॉडी तक कोई वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। अपने बॉडी को रिलैक्स भी देना है, वर्क भी कराना है और एक प्रॉपर वे से वर्क करे। ये नहीं कि आपकी बॉडी मशीन बन जाए तो मशीन की तरह वो फिर वर्क एक ही बार में ज़्यादा करेगी, तो ज़्यादा उसको आराम भी जरूरत है और साथ में वर्क भी जरूरत है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी को कहा गया कि 6 to 8 घंटे की और लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि डाइट का ड्यूरेशन उल्टा सीधा हो। आप बोला भी जाता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बढ़िया लेते हैं, ठीक है, लंच लेते हैं, और इवनिंग का जो नाइट का ब्रेकफास्ट जो खाना होता है वो हल्का लेते हैं कि हमारी बॉडी का मेंटेनेंस बना रहे। अगर ये थोड़ा भी बदलता है तो वॉमिटिंग और लूज मोशन लाइक अ फेलियर आ रहे हैं। ये सब फेलियर की घटनाएं हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तोड़ तोड़ के एक एक चीज बैठ जाए यार, फेलियर होता क्या है, ठीक है। फेलियर का मीनिंग समझो। अब मान लीजिए एक लोहे की बीम है, वो 50 किलो वजन ही सह सकती है, लेकिन आपने उसके ऊपर 10 किलो 70 किलो वजन लाद दिया तो वो क्या होगा, थोड़े समय तक बेंड करेगी, बाद में बेंड करके ब्रेकआउट हो जाएगी, टूट जाएगा। दिस इज कन्वर्ट इन अ फेलियर, ठीक है। प्लास्टिक है तो हर मटेरियल की आपको पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होनी चाहिए। हर मटेरियल के अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, उसको जब आप पता रखेंगे तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे सोना, आपको पता है कि सोना का आघात वर्धनी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है, और सोना कास्ट आयरन का आघात वर्धनी तो कुछ होता है नहीं, टूट जाता है। तो सोना तो मतलब इलास्टिसिटी, सोना की इलास्टिसिटी मतलब कि वायर, पता है तो पतले से तार, महीन महीन तार, लंबे तार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सोना इतना ज़्यादा आघात को सह सकता है कि वो नहीं होता हार्ड। जैसे हीरा कितना कठोर होता है कि कांच को काटने के काम में आता है हीरा। अब बोलिएगा, अब हीरा डायमंड के बारे में बात हुई आपसे। अच्छा, इसी तरह आप अगर देखें अपने सामने तो वुड, लकड़ी में स्ट्रेस स्ट्रेन आपको पता चलता होगा कि कितनी बियर कर पाती है, कितनी नहीं बियर पाती है। प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए, बेंत की कुर्सी ले लीजिए, तो देखेंगे प्लास्टिक की कुर्सी में अब उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल किस बेकेलाइट का बना हुआ है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। बेकेलाइट प्लास्टिक बहुत ही जल्दी टूट जाता है, और वो होता है, और एक आता है कि लचीला हुआ प्लास्टिक, ठीक है, जो वियर कर सकता है, तो वो वहाँ पर स्ट्रेस को ज़्यादा मेंटेन करता है। तो हमारा खास तौर पे सब्जेक्ट का मेन फोकस इस पे है कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन बराबर बनाए रखें, ठीक है, इसको बिगड़ने ना दें, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नॉट ओवरलोड। अगर ज़्यादा हो गया तो ये विकृति में बदल जाएगा, और विकृति हमें नहीं लानी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, विकृति नहीं। ड्यूरेशन आप टाइम देख लीजिए, और जो टाइम ड्यूरेशन पर हर चीज़ों को करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कंटिन्यूअस द लेक्चर अगर हम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने 20 मिनट का डेली लेक्चर ले रहे हैं तो 20 मिनट सफिशियंट है लेक्चर के लिए। आप उसको फिर 25-30 मत करिए, अपने में हौच पौच मत होइए,
क्योंकि आप अपने आप को जितना ऑक्युपाइड बना सकते हैं, जितना दीजिए, बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दीजिए किसी भी चीज़ में, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में आप उतना एक रेशियो बना लीजिए कि मुझे इतने देर काम करके ओके कर लेना है अपने आप को। तो अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पूरा पूरा डेटा भी होता जाएगा, और आप ओवरलोड ना होने दीजिएगा। जो चीज़ मैंने बोला कि स्ट्रेस जो है हमारे दिमाग को भी प्रेशर देता है, वो उतना ज़्यादा ना हो जाए कि आदमी मेंटल डिसऑर्डरनेस का शिकार हो जाए, जो कि पहले ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना। जब हम स्वस्थ हैं तो अपने घर में भी बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और ये चैप्टर का उद्देश्य यही है कि आपको जितना से ज़्यादा बताया जाए कि ये चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आनंद गुप्ता।